हेलो दोस्तों, आप सभी का रीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए पुरम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स का लेसन 20, भारत की पर्यावरण नीति, इन्वायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया। दोस्तों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे एग्जाम में भी, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, वहाँ पे उस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर आप कॉलेजेस में हो और आपके पास बीए पुरम सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसके बारे में पढ़ रहे हो, या इन्वायरमेंट का कोई सब्जेक्ट है उसके लिए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कहीं पे भी कुछ भी डाउट कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट करके पूछिए दोस्तों, अपना डाउट क्लियर कीजिए। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बेस की बात करूँ, आधार की बात करूँ कि भारत की पर्यावरण नीति क्या है, तो दोस्तों भारत का जो पर्यावरण का इतिहास रहा है वो बहुत पुराना माना जाता है। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे जो संस्कृति है वो देव जो पर्यावरण है हमारा, ठीक है, पर्यावरण नीति के अंदर में हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, अपनी धार्मिक प्रथाओं से जोड़ते हैं, जिसके अंदर में पर्यावरण को हम भगवान के समान पूजते हैं। चाहे तुलसी की बात करो, केला की बात करो, बरगद की बात करो, पीपल की बात करो, इनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। यहाँ पे इवन पशु पक्षियों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी पूजा की जाती है, जिसके कारण से इसका संरक्षण आसान हो जाता है। एक तरह से मान्यता प्राप्त संरक्षण होता है कि हाँ भाई ये धार्मिक है तो इसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। पर दोस्तों, अभी हो क्या रहा है, अभी करंट का कंडीशन देखोगे तो आर्थिक लाभ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है, अपना आर्थिक मुनाफे के लिए, फायदे के लिए हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे नुकसान अब हो क्या रहा है, अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी पेड़ पौधे जंगल को हम काट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। अगर हम जंगल को काटेंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो सारे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ कहो कि एक तरह से पूरी जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और वो नुकसान होने का कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, औद्योगिकरण, पश्चिमी प्रभाव, ये सारी चीजें ना बहुत बड़ा कारण माने जा रहे हैं आज के समय में पर्यावरण के नुकसान का। ठीक है, अगर जनसंख्या विस्फोट की बात करो तो जनसंख्या विस्फोट का अचानक से इतना बढ़ना, ठीक है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। ठीक है, जिस हिसाब से अभी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जिसके कारण से अब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो अब क्या करेंगे, वो जंगलों को काटेंगे, जहां पे वो घर बनाएंगे, फिर वो आगे और आगे ऐसे कर करके मतलब धीरे धीरे जंगल खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, और अभी भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुके हैं। जिसके स्टेप उठाने के लिए हम इसके अंदर में बात करेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई हैं। साथ साथ हम औद्योगिकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे इसके अंदर में कि किस प्रकार औद्योगिकरण के कारण भी भारतीय जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा, उसके लिए पर्यावरण नीति बनाने की जरूरत पड़ी। और पश्चिमी प्रभाव, जैसे कि आज के समय में दोस्तों हम पश्चिमी कल्चर, जो हमारा पश्चिमी कल्चर है, उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पहनावे से, उड़ावे से, खाने से, पीने से, रहन सहन, सब में हमारा पश्चिमी कल्चर का कहीं ना कहीं अंग दिखता है, ठीक है, रूप दिखता है, जो भी वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कारगर साबित हुआ है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो फर्स्ट पार्ट होने वाला है इसका, इस लेसन का। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है और समझने वाला लेसन है। अगर सही से समझोगे तो बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बनने वाले। अगर आगे हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की पर्यावरण नीति तथा कानून के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे स्वतंत्र भारत क्यों कह रहा हूं मैं, या क्यों पॉइंट बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र भारत 1947 में आजाद हुआ हमारा भारत। ठीक है, 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले क्या थे, हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसा कि आप सबको पता है। तो उस समय इससे पहले तक कोई भी मतलब एक कानून नहीं था, पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन नहीं था, और था भी तो हमारा नहीं था, पहली चीज। इसके बाद 1950 के अंदर में जब हमारा संविधान लागू किया गया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उसके अंदर में कहीं भी पर्यावरण के बारे में जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उस समय तक एक पर्यावरण का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, ना किसी के सामने कोई उठाना चाहता था, ना उतना बड़ा मुद्दा किसी को लगता था। पर अब पर्यावरण का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन किए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं, उसको बचाना इतना जरूरी क्यों है। तो जरूरी के लिए भी मैंने ये दोस्तों इस तरह की चीजें कई बार पीछे वाली वीडियोस में बात किया है, मैंने पीछे के जो लेसन करवाए हैं सब में यही सेम चीजें हैं। ठीक है, बट आज भी फिर भी जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। वो विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन के तौर पे देखा गया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, या फिर विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन, जिसके अंदर में कुल 20,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, सारे विश्व के 182 देशों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया। अलग अलग तरह के उसके अंदर एजेंडा बनाए गए, उनके ऊपर साइन किया गया, हस्ताक्षर किए गए, अलग अलग तरह की चीजों को उसमें एक्सेप्ट किया गया, जिससे पर्यावरण का विकास हो सके, उसका संरक्षण किया जा सके, उसका, ठीक है, ये सारी चीजें के बारे में बात की गई। पर जरूरत क्यों पड़ती है और उसके बाद ही क्यों ऐसा होता है, तो दोस्तों जब ये 1972 का होता है, पर्यावरण सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, उसके बाद भारत की आंखें खुलती हैं। भारत भी सोचता है कि हमें भी पर्यावरण की दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो उसी को देखते हुए भारत ने 1976 में, 1976 में अपने संविधान के अंदर संशोधन करके 2 अनुच्छेदों को लाया। ठीक है, जो अनुच्छेद 48A, ठीक है, अनुच्छेद 48A, 48A और 51AG आता है। ठीक है,
यहाँ पे दो अनुच्छेद आ गए, 48A और 51G आ गया, जिसके तहत ये कहा जाता है 48 के अंदर में कहा गया कि राज्य सरकार के निर्देश देता है कि वह पर्यावरण सुरक्षा और सुधार में सुनिश्चित करे, पर्यावरण का सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करे कि किस प्रकार से उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए और किस प्रकार से उसके अंदर सुधार की जानी चाहिए। समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे उसके साथ साथ 51A की अगर बात करो, 51AG की बात करो तो यहाँ पे नागरिकों के कर्तव्य प्रदान करता है जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसको संवर्धन के लिए सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे। अब देखो सरकार का ही सिर्फ काम नहीं है या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, सरकार गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वही पर्यावरण की रक्षा करेगा, वहाँ पे नागरिकों का भी कुछ दायित्व है। ठीक है, मेरा आपका भी और हम जैसे लोग बहुत सारे लोगों का भी उसमें कुछ दायित्व है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें। तो उसके लिए कहा गया कि भाई वो एक मतलब पर्यावरण के प्रति उनका झुकाव रहे। ठीक है, उनको रक्षा प्रदान करें, उनका कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है कि वो भी अपनी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। जो भी वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं पर्यावरण में, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे कोई छोटा सा जीव कीड़े मकोड़े, उनके प्रति वो दयालु रहें। ठीक है, इसके बचाव के लिए कदम उठाएं। तो सरकार ने ऐसी करके कई तरह की नीतियां बनाई। ठीक है, जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण के लिए भी, भूमि प्रदूषण के लिए भी अलग अलग तरह की कमीशन बनाए, नीतियां बनाए। उसके बारे में भी हम नीचे बात करेंगे कौन कौन से एक्ट लाए गए सरकार के द्वारा। सबसे अगर पहले हम बात करें जल प्रदूषण संबंधित कानून के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार से रहा दोस्तों ये जो PDF में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहां से डाउनलोड करी है, पर इसके अंदर में जो भी डेट होती हैं वो सही से नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो अपने बुक में देखना क्योंकि बुक भी सेम है, ये भी सेम है, तो सारा कुछ आपको सेम ही मिलने वाला। और कहीं पे फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल प्रदूषण संबंधित कानून की अगर बात करें तो रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया गया 1956 के अंदर में, जो पर्यावरण को बचाव के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। कि रिवर को लेकर, जल को सुरक्षा को लेकर, जल पीने के पानी को सुरक्षा को लेकर, जल मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई कि किस तरह से पीने के पानी कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे विश्व के अंदर में पीने के पानी से ज़्यादा खारा पानी मौजूद है। पीने का पानी दिन पर दिन घट रहा है और अगर हम सही से यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जीने के लिए पीने का पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसी तरह से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। साथ साथ दोस्तों वायु प्रदूषण के लिए भी कई तरह के कदम उठाए गए, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लाया गया। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण संबंधित अधिनियम 1981 लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। भूमि सुधार के लिए भी कई तरह के कदम उठाए गए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यहाँ पे भी लाया गया। और अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 लाया गया। वन तथा अन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कई तरह के कदम यहाँ पे उठाते हुए देखोगे दोस्तों, जहाँ पे फॉरेस्ट कंजक्शन एक्ट लाया गया। ठीक है, कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 संशोधित किया गया। इस तरह से अलग अलग तरह के संशोधित करके कानून लाना या फिर संशोधित करके नए एक्ट में परिवर्तन करना, ठीक है, पुराने एक्ट में परिवर्तन करना, इस तरह की चीजें चलती आती है जिससे हमारे पर्यावरण का विकास हो सके। अगर आगे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक एक्ट के बारे में बात करेंगे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, ये 1974 और 1977 है। ठीक है, जो पीछे मैंने बताया भी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून के बारे में। इसकी अगर बात करें तो जल प्रदूषण के प्रति सरकार का ध्यान 1960 के दशक में गया। ठीक है, जब 1960 का दशक शुरू होता है तब पता चलता है सरकार को यार कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे हमें करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 1963 में एक समिति का गठन करता है जो पूरी तरह से मतलब कानूनों की सिफारिश बनाने के लिए सिफारिश करता है। मतलब 1963 में जो समिति गठन की गई उसने एक कानून बनाने के लिए सिफारिश की, भाई हमें कानून बनाना चाहिए। फिर 1969 के अंदर में सरकार द्वारा विधेयक को तैयार किया जाता है, संसद में पेश की जाती है, दोनों संसद से पास होता है और उसके बाद वो पास होने के बाद 30 नवंबर को संसद में पेश हुआ। दोनों संसद से पास होने के बाद 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। राष्ट्रपति उस पर एग्री होते हैं, भाई हाँ ऐसा कानून बनाना चाहिए। उसके अंदर में कहा क्या गया था, अगर उस एक्ट को पढ़ो तो कहा जाता है उद्योगों की वृद्धि तथा शहरीकरण के बढ़ते प्रकृति के फलस्वरूप हाल ही के वर्षों में नदियों तथा दरियाओं के प्रदूषण की समस्या काफी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बन गई है। जो दरिया और नदी का प्रदूषण की समस्या कैसे हो रही है वो समस्या, तो जो उद्योगों के अंदर वृद्धि हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, शहरों के अंदर में ज्यादा वृद्धि हो रही है, उसके कारण से ये प्रदूषण का प्रॉब्लम आ रहा है, जल प्रदूषण का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जल प्रदूषण का प्रॉब्लम आ रहा है जिसका हमें सोल्यूशन करना चाहिए। इसके कारण से ये एक्ट लाया गया। समझ में आता है। इस एक्ट के तहत दोस्तों यहाँ पे CPCB बन गया।
ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बन गया, और ना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए। ठीक है, जिसमें केंद्र के आधार पर और राज्य के आधार पर दो अलग अलग बोर्ड बना दिए गए। ठीक है, एक तरह से एक मंत्रालय, मान लो मंत्रालय बना दिया गया जो प्रदूषण को नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर कार्य करेंगे। इसके तहत ही दोस्तों 1977 के अंदर में जो जल प्रदूषण नियंत्रण था उसके अंदर में भी संशोधन किया गया, थोड़ा सा जो प्रदूषित जल को रोकने के लिए संशोधित किया गया उसके अंदर में। ठीक है, और उसको लाया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति ने 1977 के मंजूरी दे दी, इसे मंजूरी दे दी। और यहाँ पे बात की गई कि जो भी जल, प्रदूषित जल होते हैं उसको रोकने के लिए राज्य क्या कदम उठाए, ठीक है, केंद्र सरकार कौन से व्यापक कदम उठाए वो तय किया जाना चाहिए। और दंड, अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से जल को प्रदूषित करता है तो उसके लिए दंड निर्धारित हो, इसके बारे में भी बात की गई। दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप किस तरह के दंड, क्या दंड है, यहाँ पे ये सारे आपके नीचे मेंशन है। किसी भी औद्योगिक परिसर में परिवेश का अधिकार, जो आयु मतलब जो बोर्ड बनाया गया, जैसे मैंने बताया ना कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, और के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों को यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई औद्योगिक परिसर है, मान लो मेरी फैक्ट्री है, तो ऐसे सरकार, किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वहां पे जाके चेक करे कि क्या है क्या नहीं है, पर उनको अधिकार दिया गया पर्यावरण वालों को कि आप जाके चेक कर सकते हो वहां पे कि ये कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए तो कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, किसी तरह से जल को नुकसान पहुंचाने कार्य तो नहीं कर रहे, यहाँ पे ये अधिकार दिया गया। दूसरा साथ साथ दोस्तों, किसी भी जल के छोड़े जाने वाले कचरे, तरल पदार्थ का नमूना लेने का, अगर मान लो मेरी फैक्ट्री और ये यहाँ से पानी किसी नदी में डाल रही है, तो वो उनके पास अधिकार है कि उसका पानी टेस्ट कर सकते हैं, उसके जल का नमूना ले सकते हैं और चेक करके बता सकते हैं भाई ये कहीं नुकसान तो नहीं करेगा पानी के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह के अलग अलग तरह के कानून यहाँ पे बनाने के बारे में बात की गई। साथ साथ यहाँ पे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 और 77 जो दोनों थे वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। ठीक है, आगे चलकर वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए, जिनके तहत मतलब विषैले, नुकसानदेह और प्रदूषण फैलाने वाले कचरों को नदियों के अंदर प्रवाह से रोकने के लिए उपयोग किया गया। जो भी विषैले, नुकसानदेह और प्रदूषण वाले कचरे हुआ करते थे जिनको नदियों में फैलाया जाता था, नदियों में डाला जाता था, नदियों में बहाया जाता था, उनके ऊपर रोक लगा पाए। ठीक है, तो इस तरह का ये चलता है दोस्तों, समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1981 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये PDF में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चैप्टर में ऐसी है, जो भी डेट है वहाँ पे डेट सही से नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ सही आता है, डेट में ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये जो वायु प्रदूषण का भी है दोस्तों, तो वायु प्रदूषण का ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट को पता चला हाँ भाई हमें वायु प्रदूषण नुकसान कर रहा है तो हमें करना चाहिए, इसके लिए कदम उठाना चाहिए, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें कदम उठाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया? क्योंकि जब स्टॉकहोम सम्मेलन, जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1972 में, उसके बाद ही गवर्नमेंट के यहाँ पे आँख खुलती है। गवर्नमेंट सोचती है कि हमें इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक के लिए नहीं कि मेरे लिए सिर्फ जरूरी है, अगर मैं कदम उठाऊंगा तो ये सबके लिए जरूरी है, सबके लिए कंपलसरी। इसके कारण से यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए कानून बनाने के उद्देश्य से इस पे कार्य करती है, जिसमें संसाधनों के संरक्षण की बात की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और वायु नियंत्रण के ऊपर हम बात की जाती है कि जो गुणवत्ता है वो बढ़ा रहे। इसके लिए 29 मार्च 1981 को पारित हुआ एक कानून लाया गया, जो 16 मई 1981 को लागू किया गया। ठीक है, 29 मार्च 1981 को एक कानून लाया जाता है और 16 मार्च 1981 को इसको पारित कर दिया जाता है। ठीक है, मई को पारित कर दिया जाता है। मतलब मार्च में कानून आता है, 16 मई तक पारित कर दिया जाता है। ये कानून लाया गया वायु प्रदूषण के निपटने के लिए। साथ साथ इसके अंदर में बात किया गया कि अगर जो भी ध्वनि प्रदूषण है, जैसे शोर वाले प्रदूषण होते हैं, ठीक है, और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं होते हैं, ठीक है, गंदगी प्रदूषण, इनके लिए भी अलग अलग तरह से निर्धारित कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, और कार्यक्रम कहने का मतलब उसके ऊपर किस तरह से पाबंदी लगाया जाना, ठीक है, टैक्स, जुर्माना, ये सारी चीजें के बारे में बात की गई। साथ साथ ही इनके तहत ना जो प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण किया गया, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, उसके ऊपर कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई, जिसके अंदर शक्तियों की अगर देखें, शक्तियां कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जिसमें राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना। अगर कोई किसी भी राज्य का कोई जगह है जिसको हमें लगता है कि वो वायु प्रदूषित है, तो ये जो बोर्ड बनाया गया उसके तहत वो घोषित कर सकते थे, अधिनियम के तहत जो अधिकार दिए गए उसके तहत वो घोषित कर सकते थे ये वायु प्रदूषित क्षेत्र है, ठीक है, एरिया है। ऐसा प्रदूषण नियंत्रण तथा औद्योगिक क्षेत्रों की क्रियाओं को रोकना, अगर कोई प्रदूषण से रिलेटेड कार्य कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं, ये अधिकार दिया गया। वस्तुओं, प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठे करना, जो भी कोई भी वस्तु जो प्रदूषण फैला रही है उसके सैंपल इकट्ठे कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं होगी, इसके बारे में बात की गई। प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार दिया गया, जो भी प्रदूषण कर रहे हैं उनके बंद करने का अधिकार दिया गया, साथ साथ उनके ऊपर केस करने का भी अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया। दोस्तों समझ में आता है?
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक होने वाली है ह्यूमन राइट्स की। जैसे कि मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको, दो तरीके से ये वर्क करने वाली है। पहली ये कि अगर आप किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हो गए, चाहे फिर कोई वन अधिकार का हो गया, कोई अलग अलग तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे। आगे हम देखते हैं वन जीवन संरक्षण अधिनियम। ये वन जीवन संरक्षण अधिनियम क्या है? अभी हमने जल के बारे में बात किया, वायु के बारे में बात किया। अब वन जीवन मतलब जंगल के अंदर रहने वाले जो जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों पता हुआ कि कृषि, उद्योग, शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, वनों की कटाई कर रहे हैं। कृषि के लिए जगह जमीन नहीं है तो लोग क्या करेंगे, जंगल काटेंगे, वहां पे खेती करेंगे। उद्योगों के लिए जो नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जंगल काटेंगे और लगाएंगे। शहरीकरण, लोग बढ़ते जा रहे हैं, शहर के अंदर आते जा रहे हैं, शहर के अंदर जगह नहीं है तो क्या करेंगे, हम जंगल को काट कर वहां पे घर बनाएंगे और वहां रहना शुरू करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जिसके कारण से यहाँ पे वन जीवन संरक्षण अधिनियम, अगर मान लो कोई जंगल है उसको हमने काटने के बाद वहां पे रहना शुरू कर दिया तो वहां के जो जीव जंतु है कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप तो अपना घर छोड़कर इधर आए, इधर बना लिए घर, पर वो कहाँ जाए घर बनाने के लिए? तो अपने आप घर भी नहीं बना सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन जीवन बोर्ड का गठन किया, जिसके तहत 1972 में वन जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें जीव जंतुओं में पड़ने वाले खतरे प्रजातियों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता 1976 का सदस्य बना भारत, कि किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु अगर वो खतरे में है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सदस्य बनने से मतलब उसको जानकारी देना, ठीक है, उसके रखरखाव बचाव के लिए कार्य करना, ये सारी चीजें देखी गई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठ संगठन, ठीक है, यूनेस्को, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को में भी मानव और जैव मंडल के कार्यक्रम भारत द्वारा चलाए गए। ठीक है, भारत में चलाया गया, भारत द्वारा चलाया गया, जिसके तहत जानवरों की रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए कार्य किए गए, जिसमें शेरों के रक्षण के लिए 1972 में कार्यक्रम चलाया गया, बाघों के रक्षण के लिए 1973 में, और मगरमच्छों के लिए संरक्षण के लिए 1984 में कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें अलग अलग जीव जंतुओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। आगे देखें दोस्तों तो यहाँ पे भी कुछ प्रावधान किए गए। ठीक है, मुख्य प्रावधान किए गए इस अधिनियम के तहत। 1972 का जो अधिनियम था वन जीवन संरक्षण अधिनियम, उसके तहत कुछ प्रावधान किए गए। वो किस प्रकार के थे? तो संकटग्रस्त पौधे का संरक्षण प्रदान करना। अगर मान लो कोई जीव जंतु पौधा है जो संकट में है तो उसका क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों सूची बनाना तथा उसका शिकार पर प्रतिबंध लगाना। अगर मान लो आपको लगता है कि कोई जीव जंतु वन्य प्राणी संकट में है तो उसका एक सूची बनाकर भाई उसकी रक्षा करने के लिए कदम उठाना। केंद्रीय चिड़ियाघर तथा अभ्यारण्यों में वंश वृद्धि करना। अब जैसे चिड़ियाघर में जो जीव जंतु रहते हैं तो वो उतना तक लिमिट ना रहे, उसकी वृद्धि आगे हो, ठीक है, प्रजनन हो, आगे जो भी है इस तरह से चीजें चलना, और उसको केंद्रीय स्तर पर कर रखना। ये नहीं कि किसी भी प्राइवेट संस्था को दे दिया गया कि आपको जंगल से जानवर पकड़ के लाकर चिड़ियाघर खोलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, सरकार के अंडर में रह के कार्य करे, ये सारी चीजें इसके अंदर में बात की गई। दोस्तों समझ में आता है? अगर दोस्तों कहीं पे भी डाउट आता है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन आता है तो जरूर पूछें, क्योंकि जो आपका ह्यूमन राइट्स का बीए पूरम सेकेंड ईयर का जो बुक है वो थोड़ा लेंथी है, 3 बुकें बढ़ती हैं, टोटल 21-22 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा टाइम इसमें लगता है और समझना बहुत जरूरी है इस लेसन को, क्योंकि इस लेसन को नहीं, इस पूरे बुक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रियल लाइफ के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके अंदर में जो पूछे जाते हैं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्योंकि हर बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप क्वेश्चन नहीं बताए, तो क्वेश्चन इसके अंदर में जो बनेगा वो नॉर्मली पूछा जाएगा कि भारत की पर्यावरण नीति क्या है। ठीक है, एनवायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया, ये नॉर्मल बनता है, जिसके अंदर में चाहे वो जल संरक्षण के बारे में आ जाए, चाहे वायु संरक्षण के बारे में आ जाए, चाहे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में आ जाए, किसी के बारे में पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भारत के पर्यावरण नीति को समझाइए। ठीक है, इस तरह से बन सकता है, तो आप सही से पढ़िए जिससे आप सही से लिख सको। समझ में आता है दोस्तों? अगर आगे हम बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ पे एक और आता है जो फॉरेस्ट वाला आ जाता है, जो 1980 में लाया गया। ठीक है, ये 1980 लिखा हुआ है दोस्तों, इंग्लिश में सही है बट हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में गलत कर रखा है, बाकी सब सही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो इसके अंदर में भी यही कहा गया कि जैसे दिन पर दिन क्या पर्यावरण का हम विनाश कर रहे हैं, भूमि को हम यूज में ला रहे हैं कृषि के लिए, अलग अलग तरह से शहरीकरण के लिए, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, उद्योगों के लिए। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या कहा गया 1980 में, क्या कहा गया कि जो भी सरकार है, केंद्र सरकार, वो अपने अंडर में रखे सभी जंगलों को, उसके अनुमति के बिना पेड़ काटने पर रोक हो, उसकी भूमि को उपयोग करने पर रोक हो, अलग अलग तरह की पाबंदियों के बारे में बात की गई। ठीक है, उनका मार्गदर्शन करे लोगों का कि किस प्रकार से वो वनों की संरक्षण करे, और कोई अधिनियम लाया जाता है तो उस पर यह ध्यान रखा जाए कि इससे जंगलों का कम से कम नुकसान हो। ऐसा नहीं कि वनों का ज्यादा नुकसान हो जाए उस अधिनियम के तहत या कोई प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, ये भी इसमें बात की गई। समझ में आता है दोस्तों? अगर आगे हम देखें
तो इसके अंदर में भी कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करी गई जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें कहा गया वन संबंधित योजनाएं इस प्रकार से हो ताकि वन का संरक्षण को बढ़ावा मिले। जो 1980 में एक्ट लाया गया था वन संरक्षण अधिनियम, उसके अंदर में ये कहा गया कि जो भी वन हो उसके इस तरह से कोई भी संरक्षण अधिनियम ला रहे या कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे तो उसका इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिससे वनों के संरक्षण को बढ़ावा मिले, ना कि नुकसान हो उसका। साथ साथ पशुओं तथा चारागाहों के लिए ध्यान रखा जाए कि चारों के उत्पादन हेतु विशेष प्रावधान किए जाए। जो भी मतलब चारे वाले जो जानवर होते हैं या फिर चारगाहे होते हैं, जो चारवाहे होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, चारों का उपलब्धि कराया जाना चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगाया जाना चाहिए और कुछ समय पे के लिए मतलब स्थायी रूप से रोक लगा दी जाए कि यहाँ पे हो ही ना। ठीक है, राष्ट्रीय चिड़ियाघर तथा अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाएं बनाए रखनी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी तरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। ये सारी चीजें बात की गई। वनों की कटाई को कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए। पहाड़ों, जल क्षेत्रों, ढलान भूमि वाली वनों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। जो पहाड़ है, ठीक है, ढलान वाली भूमि है, क्योंकि पहाड़ वाले जल क्षेत्र वाले जो इलाके होते हैं, अगर वहां से पेड़ कटते हैं तो क्या होता है कि जो मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाढ़ आने का खतरा रहता है, अलग अलग तरह की चीजें होती है, तो उसके लिए भी वहां पे संरक्षण की बात की जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये वाले पार्ट के अंदर में हमने यहीं तक पढ़ा। इसके अंदर में जो क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि भारत की पर्यावरण नीति क्या है, जिसके अंदर में आपका चाहे वो वन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर ले, चाहे जल से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर ले, या फिर वायु से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर ले, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। मतलब हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया है। ठीक है, आप ये मान के चलो आने वाले अगले पार्ट में भी हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाँ, और पीछे की जो भी प्लेलिस्ट की वीडियोस है, अगर आपने अभी तक लेसन कंप्लीट नहीं किया है ह्यूमन राइट्स का, तो इसमें 21-22 लेसन है, अच्छी खासी 3 लेंथी बुक है आपकी बीए प्रोग्राम की, तो उसको जाके कंप्लीट कीजिए दोस्तों। सारी लेसन की वीडियो डली हुई है। ठीक है, मैं कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी ले आऊंगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का या कोई और सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा जो आईडी है दी इंग्लिश नब के नाम से आईडी है, दी इंग्लिश नब। ठीक है, इसके नाम से आईडी है। और साथ साथ अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहो तो दी ई नब 2019 के नाम से आईडी है। और दोस्तों टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सब जगह पे। और टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, तो टेलीग्राम पे द ई नब के नाम से आईडी है। ठीक है, वहाँ पे जाइए, हमसे जुड़िए। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उनको भी हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोले, और आप भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।